हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UPSC प्राइम। यह ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 5 है और पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर तक कंप्लीट कर लिया है कि कंप्यूटर को कितने तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से हमने देखा कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इन सभी को कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ साथ हमने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में देखा कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, यानी कि इन सभी कंप्यूटरों के बारे में पिछले के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, यानी कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं और ये पीढ़ियां क्या होती हैं। अगर बात करें कंप्यूटर की पीढ़ियों की, तो नॉर्मली आजकल हम जो कंप्यूटर देख रहे हैं, इन कंप्यूटर को अचानक विकसित नहीं किया गया, यानी कि सबसे पहले जो कंप्यूटर विकसित किए गए थे वो केवल गणना करने के लिए ही विकसित हुए थे। फिर बाद में उन कंप्यूटरों में जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी यूज की गई, उसी हिसाब से हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियां बनती गई। जैसे कि जो कंप्यूटर की पीढ़ियां होती हैं, ये टोटल यहाँ पर 5 प्रकार की हैं, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां जो हैं टोटल 5 प्रकार की हैं। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि टोटल हमारी 5 प्रकार की कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इनका टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है। यह कंप्यूटर 1940 में स्टार्ट हुए थे और 1956 तक चले। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं ये 1956 से लेकर 1963 तक चले, यानी कि सभी जनरेशन का टाइम पीरियड भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जनरेशन का टाइम पीरियड दिया गया है, ये आप लोगों को सभी के नोट्स में सेम नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आप हमारे नोट्स में यहाँ पर टाइम पीरियड देख रहे हैं, तो हमारे नोट्स में फर्स्ट जनरेशन जो है इसका टाइम पीरियड 1940 से लेकर 1956 का है। अगर आप लोग किसी दूसरे के PDF नोट्स में देखते हैं तो वहाँ पर टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होगा। हो सकता है उसके में 1941 से 1956 तक दिया हो या फिर 1944 से लेकर 1956 तक दिया हो, तो टाइम पीरियड लगभग सभी में चेंज होता है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता ही है। तो यहाँ पर खास करके जनरेशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, लेकिन इसको हमें पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में हमारे दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में। वैसे तो यहाँ पर केवल थ्योरी ही दी गई है, आप लोग इसको खुद अपने आप पढ़ सकते हो और इसमें मेन पॉइंट है अपने आप निकाल सकते हो। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इनका टाइम पीरियड 1940 से 1956 था, यानी कि 1940 में बनाए गए और 1956 तक ही फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर चले थे। और फर्स्ट जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है, ये हमारी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग की गई थी। और वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था 1904 में। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और इसका आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया था। फिर यहाँ पर बताया गया है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया जाता था, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, अगर इसमें हमें किसी भी प्रकार का इनपुट देना होता था तो उसके लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया गया था। ये सबसे शुरुआती प्रकार के कंप्यूटर थे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी, ये सबसे पहले कंप्यूटर थे और ये काफ़ी बड़े होते थे और बहुत अधिक बिजली की खपत भी करते थे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये काफ़ी बड़े थे और इसीलिए ये बिजली का ज़्यादातर यूज करते थे और ये बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे। इसलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनिंग यानी कि AC का उपयोग इसमें किया जाता था कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए। फिर यहाँ पर बताया गया कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इस कंप्यूटर के टाइम पीरियड में फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत ENIAC कंप्यूटर हमारा बनाया गया, एडवाइक कंप्यूटर हमारा बनाया गया, यूनिवैक 2, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 701 और IBM 650, यानी कि ये हमारे जो कंप्यूटर दिए गए हैं ये सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और आप लोगों को ये चीज़ याद रख लेनी है कि इसमें से कौन से कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। और फिर सेकेंड जनरेशन में हमारे नए कंप्यूटर जो बनाए गए थे, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर क्या होते हैं। फिर इसके बाद है सेकेंड जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, उसी तरीके से सेकेंड जनरेशन जो था इसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर ने ले लिया, यानी कि जो वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब के जगह पर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने 1947 में किया। जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी है इसका आविष्कार 1947 में विलियम शॉकले ने किया था।
वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ये छोटे होते थे, यानी कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे थे, तेज थे, यानी कि तेज गति से काम करते थे, और ये सस्ते भी थे और अधिक विश्वसनीय थे। इसलिए सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था और वैक्यूम ट्यूब का साइज काफ़ी बड़ा था, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर भी काफ़ी बड़े होते थे। लेकिन सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की काम करने की स्पीड फास्ट थी, लेकिन इनका साइज कम था, इसीलिए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर भी हमारे छोटे होते थे। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, यानी कि जब से कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज हुई थी तब से कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था, काम करने की स्पीड थोड़ा फास्टली हो गई थी। और इसी पीढ़ी में यानी कि सेकंड जनरेशन में ही असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे कुछ इस तरीके से थे, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, जैसे IBM 1620 हो गया, IBM 1401 हो गया, यानी कि ये हमारे जो दिए गए सारे हमारे सेकंड जनरेशन के अंतर्गत डिजाइन किए गए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। जिस तरीके से प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ठीक उसी तरीके से थर्ड जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये 1964 में बनाए गए और 1971 तक ही चले थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो ट्रांजिस्टर दिया गया है यहाँ पर ट्रांजिस्टर नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड सर्किट होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी जो थी ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुई थी, लेकिन यहाँ पर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर दिया गया है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ट्रांजिस्टर के जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट होना चाहिए, क्योंकि थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्बी ने 1959 में किया गया था। यानी कि नोट्स बनाते टाइम यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ट्रांजिस्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसमें ट्रांजिस्टर की जगह IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें इंटीग्रेटर का आविष्कार यानी कि IC का आविष्कार जैक किल्बी ने 1959 में किया था। जो IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट एक तरह का चिप है जो सिलिकॉन की बनी होती है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट एक तरीके की चिप होती है, ये सिलिकॉन धातु से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के मुकाबले बहुत बेहतर थी, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें काम करने की स्पीड थोड़ा कम थी। फिर सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसमें फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले काम करने की स्पीड थोड़ा अधिक हुई। फिर जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे तो पिछले दोनों जनरेशन के मुकाबले थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनके काम करने की स्पीड थोड़ा फास्ट हो गई थी। तो आप लोग यहाँ पर ये भी समझ गए होंगे। और जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, पास्कल आदि इन सभी लैंग्वेज का यूज किया गया। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना भी बहुत आसान होता था, क्योंकि इसमें कोबोल और पास्कल जैसी लैंग्वेज हमारी यूज की गई। इसमें हम प्रोग्रामिंग बहुत ही फास्टली कर सकते थे। तो आप लोग यहाँ पर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में भी जान गए होंगे। बस तुमको इसमें ये चीज़ें याद रख लेनी है कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई और उस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किस साइंटिस्ट ने किया, कब किया और कौन से जनरेशन के कंप्यूटर क्या कार्य कर सकते थे। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद करके रखनी है। फिर नीचे यहाँ पर दिया गया है कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं ये हमारे कुछ इस तरीके से हैं, जैसे IBM 360 की सीरीज हो गई, यानी कि ये सारे हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, यानी कि जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं ये 1971 से लेकर 1980 तक चले थे। यह कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है, फोर्थ जनरेशन। इसमें IC की जगह यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसके जगह पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इन दो तकनीक का यूज
4th जनरेशन में किया गया था और ये माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह पर। और माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे LSI यानी कि इसका फुल नेम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और VLSI जिसको हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। चौथी पीढ़ी आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा आधुनिक हो गए, यानी कि जब 4th जनरेशन के कंप्यूटर आए थे तो इसमें काम करना और भी आसान हो गया था। इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर के काम करने की क्षमता, स्पीड दोनों ही बढ़ गई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ आदि को सपोर्ट करते थे। जो हमारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट किया गया, जिसमें C लैंग्वेज थी, C++ लैंग्वेज थी, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। और इसी के दौरान यानी कि 4th जनरेशन के दौरान ही MS-DOS और MS विंडोज जिसको हम आजकल यूज कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे 4th जनरेशन में ही लाए गए यानी कि विकसित किए गए थे। फिर नीचे 4th जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं नाम दिए गए जैसे IBM 4341 से हमारे 4th जनरेशन के अंतर्गत कंप्यूटर विकसित किए गए थे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि 4th जनरेशन के कंप्यूटर कौन से हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो 1980 से स्टार्ट हुए और प्रेजेंट टाइम यानी कि अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये 5th जनरेशन के अंतर्गत ही हमारे कंप्यूटर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 5th जनरेशन के कंप्यूटर दिए गए हैं यानी कि 5वीं पीढ़ी में AI जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, AI तकनीक का इस्तेमाल हमारा 5th जनरेशन में किया गया। वर्तमान समय में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा और .NET जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल 5th जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, रोबोट बनाने में किया जाता है और आजकल गेम के क्षेत्र में भी हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर का यूज करते हैं। इन कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है और इनके काम करने की जो गति है, क्षमता है, बहुत ही अधिक है। धीरे धीरे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि यह भी और ज़्यादा एडवांस हो सकें और इसमें हम थोड़ा आधुनिक काम कर सकें। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे 5th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, AI जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। और 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, ये सारे हमारे 5th जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में कि टोटल कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, 5 होती हैं और किस पीढ़ी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई। तो यहाँ पर हमने जनरेशन के बारे में भी कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट। इसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा है कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग का विकास, यानी कि जो कंप्यूटर हैं इसके अनुप्रयोग और इनका विकास यहाँ पर बताया गया है। फिलहाल ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें केवल बताया गया है कि जो कंप्यूटर का विकास है आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। जैसे जैसे समय बदला ठीक वैसे वैसे कंप्यूटर का विकास भी हमारा बदला। शुरुआती दौर में गणना यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया उसका नाम अबेकस था। अबेकस एक लकड़ी से बना हुआ कंप्यूटर होता है, यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में तो हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में भी कंप्लीट कर लिया है। तो वही सेम चीज़ें लिखी हुई, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। फिर इसके नीचे यहाँ पर दिया गया कि वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया गया। 1886 में विलियम बोरोग ने यांत्रिक गणना मशीन को विकसित किया गया, यानी कि जिस भी डिवाइस को जब विकसित किया गया है, किस साइंटिस्ट ने विकसित किया है, यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप लोग इसको पढ़ सकते हो और सारी PDF नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगर आप लोगों को अभी भी हमारी PDF नोट्स नहीं मिली हैं तो आप लोग हमारा CCC का वीडियो देखिए जिसमें हमने बताया है कि PDF नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 2 अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को PDF नोट्स डाउनलोड करना पता होगा। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कैलकुलेटर को कब बनाया गया, तो 1931 में जर्मनी के केनार्ड जूस यानी कि एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैलकुलेटर को डिजाइन किया गया था। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, यानी कि ये क्या होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग यूज करते हैं, जो भी हमारे गैजेट होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन भी हमारा एक प्रकार का गैजेट है, या फिर स्मार्ट वॉच कह लें वो भी हमारा एक प्रकार का गैजेट है, यानी कि ये सभी हमारे IT गैजेट्स ही होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो IT गैजेट्स हैं, एक IT डिवाइस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग किया जाता है। IT गैजेट्स ऐसी डिवाइस होती हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर बनती हैं और कार्य करती हैं, जिससे हम सभी के कार्य
ईजी और फास्ट हो जाते हैं, वह सभी डिवाइस आईटी गैजेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे नवीनतम आईटी गैजेट्स और उनके उपयोग में स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, डिजिटल टीवी हो गया, अन्य रोबोट आधारित तकनीक शामिल हैं। हमारे दैनिक जीवन में आईटी के समावेश ने लगभग सभी चीज़ों को ही बदल दिया है। यानी कि जब से नई नई हमारी डिवाइसें आई हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, तब से जीवन ही बदल गया है, क्योंकि सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो हम गैजेट के बिना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं और आईटी गैजेट्स के यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच 360 हो गया, पीडीए जिसको हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स के नाम से जानते हैं, ड्रोन कैमरा हो गया, पेन विथ कैमरा हो गया, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे आईटी गैजेट्स के नाम दिए गए हैं और आप लोग इनको पढ़ सकते हो कि कौन कौन से आईटी गैजेट्स हमारे होते हैं जो आजकल हर कोई यूज करता है। तो यहाँ पर आप लोग आईटी गैजेट्स के बारे में भी समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर नीचे दिया गया है कि जो कंप्यूटर है इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, यानी कि किस किस फील्ड में हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होगा, आप लोग बहुत ही आसानी से इसको पढ़ सकते हो। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, तो वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों जैसे पत्र टाइपिंग हो गया, रिज्यूम तैयार करना हो गया, ये सारी चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्पेलिंग त्रुटि हो या ग्रामेटिकली त्रुटि हो, तो इन सभी चीज़ों को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से सुधार सकते हैं। और कंप्यूटर का यूज बैंकिंग में भी किया जा सकता है। जैसे फिर है बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग के क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कारणों से किया जाता है, जैसे कस्टमर के अकाउंट की जानकारी रखना हो या देखना हो, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट को प्रिंट करना हो, या खाता धारक द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना हो, या इन सभी कार्यों को बैंक कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। और एटीएम मशीन के द्वारा हम पैसा भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि बैंकिंग में हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया इंटरनेट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, यानी कि इन सभी स्थानों पर हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का यूज हम कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में कर सकते हैं। जैसे रेलवे या फिर हमें किसी भी प्रकार का टिकट बुक करना हो तो वहाँ पर भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। एजुकेशन में भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, जैसे कि आजकल ऑनलाइन टीचिंग होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, सारी चीज़ें एजुकेशन में होते हैं। हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का यूज होता है, जैसे कि किसी भी प्रकार की जाँच हो या मरीज का नाम हो, मरीज का सारा डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर करके ही रखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमने इन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो इन सभी को हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनका यूज हम कंप्यूटर में किस तरीके से करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती हैं, कंप्यूटर का उपयोग हम किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं और हमारे आईटी गैजेट्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनका कंप्यूटर में यूज हम किस लिए करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।